गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में। कला और संस्कृति में किस तरह से विकास होता है कि हमारे भारतीय इतिहासकार गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग बोलकर संबोधित करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इंटरनेशनल ट्रेड रूटर्स की कौन कौन सी रूट्स थे, जहां पर मैंने सिल्क मार्ग के बारे में आपको बताया था और क्या क्या यहाँ पर कार्य होते थे, व्यापार किस तरह से फैला हुआ था गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। ओके, अगर बात करें गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, तो इनका जो प्रशासन था उसमें आपको कुछ पॉइंट्स वाइज याद करना है कि अगर इनके प्रशासन की बात की जाए तो इसमें जो राजा था, राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे और अपने आप को वो एक तरह से दैवी शक्ति से संबोधित करते थे। ठीक है, तो दैवीय अधिकार कैसे, जैसे राजा को दैवीय अधिकार पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य में राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे। दैवीय अधिकार यानी कि राजा को देवता के समान माना जाता था, प्राप्त थे। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि राजा अपने आप को देवता के समान मानते थे और राजा का जो पोस्ट होता था, प्रशासन की सर्वोच्च जो इकाई होती थी, वो इसी अकॉर्डिंग होती थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, देखो मौर्य के समान, मौर्य अगर गुप्त साम्राज्य से पहले हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में क्या था कि जो राजा होता था बच्चों, वो क्या होता था, राजा सर्वोच्च इकाई के साथ साथ में बहुत ज्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्रीकृत मतलब कि सभी अधिकार जो है राजा को थे, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। किस पे? मौर्य साम्राज्य में। वहीं गुप्त साम्राज्य में दैवीय अधिकार तो था, लेकिन एक चीज चेंज हो जाती है कि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अन्य जो शक्तियां है, अन्य जो पोस्ट है, अधिकारों को विकेंद्रीकरण जो है हमको देखने को मिलता है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो विकेंद्रीकृत थी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि मौर्य के समान केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, पर राजा का इसमें क्या था, विशेष महत्व था। विकेंद्रीकृत व्यवस्था, विकेंद्रीकृत यानी कि शक्तियों का संचालन जो है या फिर प्रशासन का संचालन जो है विभिन्न अन्य प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा किया जाता था। और विकेंद्रीकृत के अलावा राजा को जो है विशेष महत्व दिया गया था। राजा का क्या था, विशेष महत्व था। तो प्रशासन में आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें राजा को दैवीय तुल्य समझा जाता था, राजा को विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी क्या थी, इकाइयां थी। इसमें सबसे पहले आपको नोट करके लिखना है कि सामंती व्यवस्था का, अगर हिंदुस्तान में सामंती व्यवस्था का यदि सूत्रपात हुआ है, ठीक है, प्रारंभ हुआ है, विकास हुआ है, तो वो कब हुआ है, गुप्त साम्राज्य में। सामंती व्यवस्था का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है, गुप्त साम्राज्य में। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है प्रशासन की जो इकाइयां होती थी बच्चों, वो इसमें सबसे सूक्ष्म जो इकाई होती थी वो होती थी ग्राम। ठीक है, सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम के ऊपर होते थे विषय, ओके, विषय के ऊपर होते थे भुक्ति, ओके, और उससे ऊपर होता था देश। ओके, तो जो समाज था वो चार अलग अलग भाई, एक तरह से बोल सकते हैं जो प्रशासन है, प्रशासनिक इकाइयां, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होता है, गांव होता है। गांव से फिर हमारा क्या बनता है, जिला बनता है। जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका के बाद में आपका जिला स्तर आता है, जिला के बाद में राज्य स्तर आता है, राज्य स्तर के बाद में आप लोग देखते हो कि हमारे राज्य को एक तरह से देश का जो है, राज्य सारे मिलकर देश का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही इकाइयां हर अलग अलग युग में अलग अलग तरह से डिफाइन की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की वो कौन थी, सबसे छोटी इकाई ग्राम को बोला जाता था। और ग्राम के, ठीक है, और ग्राम के पति को, अधिपति को गोप्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गोप्ता। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। उसी तरह विषय, उससे ऊपर कुछ ग्राम मिलकर विषय का निर्माण करते थे और इसे बोला जाता था विषयपति। क्या बोला जाता था, विषयपति। जैसे आज हम लोग एसडीएम बोलते हैं, जिला कलेक्टर बोलते हैं, विषयपति। भुक्ति जो है ये आप स्टेट की तरह ले सकते हो, इसे बोला जाता था
मुक्ति को के जो अधिपति होते थे उसको बोला जाता था उपरिक। तो कई बार ये पूछा जाता है कि उपरिक क्या है, क्लियर, विषयपति क्या होता था, गोप्ता कौन होता था, और देश का जो शासक होता था उसको बोला जाता था गोप्ता। क्या बोला जाता था? गोप्ता। ओके, तो आई थिंक प्रशासनिक इकाई में गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में आपको प्रशासनिक व्यवस्था में ये लिखना है कि राजा जो है सर्वोच्च शक्ति होती थी, राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जिस तरह से मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत व्यवस्था थी उतनी ज्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था हमें गुप्त साम्राज्य में देखने को नहीं मिलती। शक्तियों का पृथक्करण था, शक्तियों को अलग अलग स्टेट्स जैसे ग्राम, अलग अलग इकाइयों, विषय, मुक्ति और देश, इन 4 इकाइयों में, जैसे हम आज बोल सकते हैं विलेज, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक स्तर आता है हमारा, फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलकर हमारे संभाग का निर्माण करते हैं, संभाग भी छोड़ो तो डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनता है, स्टेट्स, स्टेट्स मिलकर क्या बनते हैं, कंट्री। तो वैसे ही ग्राम, विषय, मुक्ति और देश, और इनके जो अध्यक्ष होते थे उनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, जैसे ग्राम होता था तो ग्राम के सॉरी यहाँ पर ये मिटा देती हूँ, ग्राम के अधिपति को ग्रामिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामिक। 1 सेकेंड, ठीक है, तो ग्राम के अधिपति को क्या बोला जाता था? ग्रामिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामिक। ठीक है, तो ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामिक, विषय जो संभालता था उसे विषयपति, उपरिक और गोप्ता, और इनके ऊपर जो सारी व्यवस्था होती थी वो किसके द्वारा? सर्वोच्च होती थी, राजा द्वारा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमने बात की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग गुप्त समाज के बारे में, है ना, गुप्तकालीन समाज। अगर हम बात करें गुप्तकालीन समाज की, गुप्तकालीन समाज, अगर गुप्तकालीन समाज में देखते हैं तो इसमें वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल थी। वर्ण व्यवस्था जो थी बच्चों वो बहुत ज्यादा क्या थी? जटिल थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था अगर हम लोग देखें वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था से आप जानते हैं समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ण? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण कौन से आते हैं आपके? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, और शूद्र। ठीक है, देखो इसमें वर्ण व्यवस्था बड़ी जटिल थी। जटिलता का मतलब यह है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटली इसको समझाया जाता था, बड़े कॉम्प्लेक्स थे। पहले देखो आप गुप्तकालीन समाज से पहले अगर हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता को भी हमने 2 भागों में बांटकर पढ़ा, एक था उत्तर वैदिक, एक था ऋग वैदिक। ऋग वैदिक काल में कर्म प्रधान व्यवस्था थी, फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था जो है किस तरह से आती है? जन्म प्रधान, और समाज जो है उसी अकॉर्डिंग। अब समाज में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वह अपनी जाति को छोड़कर नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन गुप्तकालीन समाज में आप लोग देखते हो कि वर्ण व्यवस्था जो है इतनी ज्यादा जटिल हो जाती है कि एक तरह से सबसे बुरी स्थिति जो है शूद्रों की होती है। किसकी होती है? शूद्रों की। तो वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल थी। क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करता था, वैश्य ब्राह्मण, और एक तरह से सबसे ज्यादा जो एक तरह से इग्नोरिंग जो जाति थी, जिसको बड़ा इग्नोर और बड़ा अछूत टाइप माना जाता था, वो शूद्र थी। ठीक है, इसके अलावा समाज में कई उपजातियों का विकास हुआ। क्या हुआ? कई उपजातियों का क्या हुआ? विकास हुआ। तो उपजातियां कहां पर हुई थी? तो आपको याद लिखना है, उप जातियों का जो है विकास जो हुआ है बच्चों, वो कहां पर हुआ है? गुप्त समाज में। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, उपजातियों का विकास, जिसमें बहुत सारी जातियां, और बेसिकली जो देखने को जाति मिलती है वो मिलती है हमको कायस्थ जाति। कौन सी जाति? जो लिखा पढ़ी का काम करती थी, तो कायस्थ जाति हमको देखने को मिलती। इसके अलावा गुप्तकालीन समाज की अगर बात करें तो दास और अछूतों की स्थिति, जैसे जो दास होते थे, ठीक है, और उसके अलावा जो अछूत होते थे, इनकी जो स्थिति थी वो बड़ी ही दयनीय थी। अछूतों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट गुप्तकालीन समाज में आपको ये याद रखना है कि स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। अब अगर स्त्रियों की स्थिति की बात करें, ठीक है, अगर स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति जो है बड़ी निम्न थी। स्त्रियों की दशा जो थी बड़ी निम्न थी या खराब थी। स्त्रियों की स्थिति आप लोगों ने देखा होगा
कभी वैशाली की नगर वधू या कुछ, तो आपको अच्छे से पता होगा कि धीरे 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 स्त्री जाति, जहाँ पर वैदिक काल में इन्हें बड़ा सम्मान और बुद्धिजीवी वर्ग समझा जाता था, उसी तरह जिस तरह से वर्ण व्यवस्था चेंज हुई, समाज में चेंज आता है, वैसे वैसे स्त्रियों की स्थिति में बड़े कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। इसका हमें एक तरह से जो रिसोर्स मिलते हैं वो मिलता है 510 एडी का, 510 एडी का भानुगुप्त का अभिलेख। कौन सा? भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। तो इससे हमको जानकारी मिलती है अभिलेख, ठीक है। इसमें मतलब शायद इस तरह से बताया गया है कि सती प्रथा का, भानुगुप्त के ये जो है अभिलेख, इसमें हमें सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अगर इनकी पत्नियां, इनकी मृत्यु के बाद में इनकी पत्नियों के सती होने का साक्ष्य मिलते हैं, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमको लगता है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी बड़ी ही क्या थी? शोचनीय थी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आई होप इस गुप्तकालीन समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में ये देखना है कि उस टाइम का जो समाज था वो कृषि आधारित था, ठीक है, कृषि आधारित। जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि आधारित थी। आपको भी पता है कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आते, हिंदुस्तान की जो मेन जो सोर्स है वो कृषि है, ठीक है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। और जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था बच्चों, वो कर लिया जाता था 1/4 से लेकर 1/6 तक। कितना लिया जाता था? 1/4 से लेकर 1/6 तक ये कर जो है वो लिया जाता था। व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी, ठीक है। अब कुछ व्यापार भी होते थे, मैंने सिल्क मार्ग भी बताया था आपको, और मसाला है, रेशम है, घोड़े है, इस तरह का व्यापार होता था। तो व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी, जिससे, और इसका अध्यक्ष, देखो व्यापार के लिए आपको याद रखना है, मैं मेन पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ। व्यापार के लिए श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी। श्रेणी मतलब कि इन्हें श्रेणियों में तय किया गया था, श्रेणी व्यवस्था थी। और इसके जो मेन होता था, जिसको संभालने के लिए दिया गया था, उसको बोला जाता था ज्येष्ठक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक। श्रेणी व्यवस्था होती थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं, है ना, तो हमारा कोई इकोनॉमिकल या ऑफिसर होता है, या फिर व्यापारिक संबंधित जितने भी प्रशासन संभल जाते हैं, उनका जो अध्यक्ष होता है उसको हम कोई ना कोई, जैसे सीईओ है, ठीक है, मेन जो चीफ है, वैसे डिनोट करते हैं। तो वहां पर जो है व्यापार होता था, तो उसको बोला जाता था ज्येष्ठक। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस टाइम में ताम्रलिप्ति, ये नाम याद रखना है। ताम्रलिप्ति जो है प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति अगर प्रमुख बंदरगाह है तो आप इसका सीधा सीधा अनुमान ये लगा सकते हो कि इस टाइम में समुद्र के मार्ग से हमारे यहाँ पर क्या व्यापार किया जाता था। समुद्रिक ताम्रलिप्ति जो है प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। और उसी तरह उज्जैन, ठीक है, उसी तरह आप ये लिख सकते हो कि जो उज्जैन है प्रमुख व्यापारिक शहर था। उज्जैन जो है इस तरह से प्रमुख व्यापारिक केंद्र बोल सकते हो, प्रमुख व्यापारिक शहर के तौर पर विकसित हो रहा था, व्यापारिक केंद्र बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो कुछ पॉइंट्स आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर आपको याद रखना है बच्चों, तो वो ये याद रखना है कि स्वर्ण सिक्का, ठीक है, उस टाइम में जो स्वर्ण सिक्का था, स्वर्ण सिक्का, उसको किस नाम से जाना जाता था? और उस टाइम में जो चांदी का सिक्का था उसको किस नाम से, यानी कि व्यापार का कोई ना कोई मुद्रा आधारित थी, ठीक है। तो स्वर्ण जो सिक्का था उसको बोला जाता था दीनार। क्या नाम बोला जाता था? दीनार, ओके। और वैसे ही जो चांदी का सिक्का चलाया था, आपको पता हो किसने चलाया था चांदी का सिक्का? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी का सिक्का नोट डाल के लिख देना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना था, उन्होंने शकों के ऊपर, किस पर? शकों के ऊपर अपनी जीत के उपलक्ष्य में, के ऊपर विजय, ठीक है, शकों के ऊपर विजय
के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलवाया था। तो चांदी के सिक्के को रुपयक्का बोला जाता था और सोने के सिक्कों को दीनार बोला जाता था। और इसके अलावा जो है भूमि दान का विस्तार हुआ। किसका? भूमि दान का जो विस्तार है वो भी बच्चों का हुआ था, गुप्त समाज में ही हुआ था। गुप्त दान का भूमि दान का जो है विस्तार हुआ। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में आपको याद रखना है उस टाइम की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। जो भूमि कर लिया जाता था वो 1/4 से 1/6 लिया जाता था। व्यापार जो है श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें अध्यक्ष को, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होता था बच्चों उसको क्या बोला जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। उस टाइम का ताम्रलिप्ति जो है प्रमुख बंदरगाह था। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र की तरफ से जाना जाता था। स्वर्ण सिक्का जो चलाया जाता था उसका नाम दीनार, चांदी का सिक्के को रुपयक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको चलाया था और भूमिदान का विस्तार हुआ। अब हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन धर्म, वो भी इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था, गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। अगर गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो आपको जिस तरह से पता होगा कि इससे जस्ट पूर्व आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य के टाइम में, मौर्यन काल जब हम पढ़ते हैं तब अपन को देखने को मिलता है कि मौर्य काल में 2 धर्म थे, ठीक है। इससे पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, लेकिन गुप्त काल ऐसा एक धर्म, ऐसा एक साम्राज्य था जिसने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का जो है काम किया। और उसके अलावा वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म जो है अपने चरमोत्कर्ष पे जो आते हैं वो भी गुप्त काल में ही आते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल में एक तरह से गुप्त शासक जितने भी थे ना, गुप्तकालीन जो शासक थे, गुप्तकालीन जो शासक थे वो सारे कौन से धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को। कौन से धर्म को? वैष्णव धर्म को। लेकिन हालांकि आपको ये बात भी समझनी होगी कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे लेकिन किसी और धर्म का क्या नहीं करते थे, एक तरह से उन्हें निरादर नहीं करते थे। देखो इन्होंने क्या बनाया था, गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते हैं और इसी वजह से इनके काल में जो बने हैं मंदिर कला का बड़ा विकास हुआ, ठीक है। मंदिर निर्माण का जो प्रारंभ है वो भी पहली बार गुप्त काल में दिखता है। मंदिर निर्माण का कार्य, मंदिर निर्माण का जो कार्य है बच्चों वो भी हमें कहाँ मिलता है? कार्य, या फिर बोल सकते हैं जो प्रारंभ है, कार्य बोलो, प्रारंभ बोलो, विस्तार है, वो सारा गुप्त काल में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें मंदिर निर्माण के अलावा तो सबसे प्रमुख मंदिर में जो माना जाता है वो है देवगढ़। देवगढ़ यानी देवगढ़ कहाँ का? झांसी का। सबसे पुराना, सबसे प्रमुख और वर्तमान में भी इसका अपना वर्चस्व है का दशावतार मंदिर। कौन सा? दशावतार मंदिर। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का एक तरह से बोल सकते हैं मंदिर में उनकी मूर्तियों का, मूर्ति कला का प्रारंभ और मंदिर निर्माण, ये दोनों ही कार्य जो है वो गुप्त काल में प्रारंभ हुआ है। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें मंदिर निर्माण का प्रारंभ, प्रमुख मंदिर देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है और इनके अंदर, इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। लेकिन जो अभी भी जो बहुत फेमस है 10 अवतारों में से भगवान विष्णु के, श्री हरि के, वो है 12 अवतार। और बड़ा मतलब बहुत सुंदर इसकी मूर्ति बनी हुई है 12 अवतार की, ठीक है। तो 12 अवतार का जो है वो बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था में यहाँ पर आपको ये याद रखना है। लेकिन इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी नेग्लेक्ट नहीं किया। आप लोग देखते हो कि उस टाइम का बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो शिक्षा का केंद्र था बौद्ध धर्म का स्पेशली, तो बौद्ध धर्म का जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे हम लोग आज जानते हैं, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था में कि वैष्णव धर्म को मानते थे। सबसे पहले मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। इससे पहले हिंदू धर्म अपनी जो मेन ख्याति है वो खो चुका था, लेकिन वो पुनः प्राप्त करने का श्रेय जो है वो गुप्त काल को जाता है। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर निर्माण कार्य हुए वो गुप्त काल में हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट गुप्तकालीन कला, गुप्तकालीन कला, ठीक है। गुप्तकालीन कला जिसमें क्या क्या आता है आप बात कर सकते हो, चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है, वास्तुकला, चित्रकला, वास्तुकला, कला,
मूर्ति कला और साहित्य, मूर्ति कला व साहित्य। ओके, तो इन चारों की वजह से ही गुप्तकालीन कला या गुप्त काल में जो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य का जो अनूठा संयोग देखने को मिलता है, जो इनका विस्तार और विकास देखने को मिलता है, इसी वजह भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था, मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इस टाइम में नागर शैली का अधिक विकास हुआ। नागर शैली मतलब आज के जो उत्तर भारत के हम लोग मंदिर देखते हैं, ठीक है, तो नागर शैली का विस्तार। कौन सी शैली का विस्तार? नागर शैली का विकास। नागर शैली एक मंदिर निर्माण की शैली होती है जिसके अंतर्गत मूर्तियों को प्लस उनकी वास्तु को प्लस उनके एक तरह से मंदिर के मेन जो गेट होता है उन सबको सजाने की एक प्रक्रिया होती है। तो ये नागर शैली का विकास जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुप्त काल में नागर शैली का विकास, और वो भी स्पेशली कहाँ पर? नॉर्थर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत में। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें गुप्त काल का, तो बौद्ध और जैन धर्म यानी कि बौद्ध धर्म व जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मंदिरों के साथ, के मंदिर निर्माण के साथ हिंदू धर्म मंदिरों के भी निर्माण हुए। मंदिर निर्माण के साथ हिंदू धर्म के साथ हिंदू मंदिरों का भी क्या हुआ? विकास और विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें बच्चों याद रखना है, इसमें एक भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है स्पर्श करते हुए मुद्रा की मूर्ति का निर्माण करवाया था। इस काल में भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श, कौन सी मुद्रा में? भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण, भूमि स्पर्श मूर्ति का निर्माण जो है कहाँ पर हुआ था? तो वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखते हो अजंता की गुफाएं, अजंता और बाघ गुफा चित्रकारी का विकास। और क्या हुआ? अजंता और बाघ ये दोनों ही गुफा चित्रकारी है ना, बाघ गुफा चित्रकारी यानी कि गुफाओं के अंतर्गत जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर चित्रकारी का जो विकास है वो भी कहाँ पर हुआ? गुप्त काल में हुआ। कि मुद्रा गुफा में गुफा चित्रकारी, गुफाओं में चित्रकारी करने का जो विकास है वो भी गुप्त काल में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, तो उसमें आपको देखते हैं टोटल तो है अजंता की गुफा है ना। अजंता कहाँ पड़ता है? तो आपको अच्छे से पता है, अजंता वर्तमान में औरंगाबाद, ठीक है, कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं टोटल तो कितनी है? 29 है। कितनी है? 29। उसमें अगर बात करें 16 और 17 नंबर की, तो आप देखते हो कि गुप्त काल में उस टाइम में मतलब 29 जो गुफाएं हैं उनके अंतर्गत जितनी चित्रकला का विकास हुआ है, जिसमें 16 और 17 में हमको भगवान बुद्ध की जातक कथाएं और इस तरह का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसमें एक तरह से अजंता की गुफाओं में बौद्ध महायान के चित्र, अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म के महायान, हीनयान और महायान आपको पता है दो पार्ट में मतलब बट गया था, तो महायान से रिलेटेड मिलती है। और वही अगर बाघ की गुफाओं में देखें, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर हमको लोक जीवन चित्रण मिलता है, लोक जीवन चित्रण यानी कि चित्रकला का आप देख सकते हो कितना अनूठा संयोग है यहाँ पर। तो लोक जीवन चित्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कालिदास से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनकी जो देखो अभी तक हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन 4 इकाइयों में बटा हुआ था। अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, धर्म वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। गुप्त काल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य का क्या हुआ? विकास हुआ। और उसी में से साहित्य में एक कौन सा आते हैं? हमारे कालिदास। तो ये गुप्तकालीन साहित्य का अनूठा संयोग था
कि साहित्य का विकास भी इन्हीं टाइम हुआ। कालिदास की रचनाओं में आप लोग देख सकते हो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कौन कौन सी रचनाएं थी, तो कालिदास की थी अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग देखें तो वो है मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव। ओके, तो हम लोग अगर गुप्तकालीन साहित्य की बात करें, ठीक है, गुप्तकालीन जो साहित्य है उसकी बात करें तो उसमें हमको बेसिकली जो देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते हैं, तो 9 रत्नों में से जितने भी प्रखांड पंडित थे अलग अलग विषयों में, ठीक है, तो उनको उन्होंने नवरत्नों की जो है संबोधित करते थे, नवरत्न बोल के। सबसे पहले जो देखते हैं वो हम देखते हैं कालिदास को। किसको देखते हैं? कालिदास को। और कालिदास की रचनाओं में जो आता है वो आपको याद रखना है, कई जगह पूछा जाता है। एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, और उसके अलावा है ऋतुसा, रघुवंशम, कुमार संभव, रघुवंशम, कुमार संभव। ये सभी की रचनाएं जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में हुआ। कालिदास के अलावा अगर हम लोग देखें तो पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र की कहानी हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो पंचतंत्र जो है वो भी विष्णु शर्मा के टाइम लिखा गया, विष्णु शर्मा। ओके, फिर अगर हम लोग देखें कामसूत्र, वात्स्यायन के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, नीतिसार, नीतिसार नामक पुस्तक लिखी गई कामानंद द्वारा, अमर कोश लिखा गया अमर सिंह द्वारा, अमर सिंह द्वारा, और उसी तरह से मत्स्य कटिकम शूद्रक द्वारा, मत्स्य कटिकम, ठीक है बच्चों, ये लिखा गया शूद्रक द्वारा। ठीक है, तो इन रचनाओं को आपको याद करना है कि कालिदास मेन इंपॉर्टेंट है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, ये सारी, और विक्रमोवर्ष्य एक और है, विक्रमोवर्ष्य। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखो बात करते हैं तो आप लोगों को एक्सटेंशन गुप्त आर्ट के बारे में मैं बता ही दिया। जिस तरह से आप स्क्रीन पे मूर्ति देख सकते हो, को भगवान बुद्ध की है, क्लियर, और मुद्रा है, इस तरह की जो मूर्ति कला है वो पूरा विस्तार जो हुआ है गुप्तन एम्पायर में हुआ है। गुप्त जो अचीवमेंट्स है वो मैंने बताया लिटरेचर के फॉर्म में, आप कालिदास को नहीं भूल सकते। एस्ट्रोनॉमी में द अर्थ इज राउंड, यानी कि इन्होंने सोलर कैलेंडर का निर्माण करवाया था, यानी कि सोलर कैलेंडर का मतलब ये होता है कि इन्होंने क्या बनवाया था, पूरा पूरा कैलेंडर अपने हिसाब से बनाया, और उसमें बताया कि जो अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है वो गोल है। उसके अलावा मेडिसिन्स में इन्होंने क्या किया, 100 डिजीज क्लासिफाइड बताए, 500 हीलिंग प्लांट्स आइडेंटिफाई किए, प्रिंटेड मेडिसिन्स गाइड की, यानी कि मेडिसिन के हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से इन्होंने प्लास्टिक सर्जन तक हो गए थे, सी सेक्शन परफॉर्म, इनकोल्यूशंस, तो इन सब का काम जो है उस टाइम में हुआ। अगर मैथमेटिक्स के टाइम में देखें तो डेसिमल सिस्टम यानी कि 0 पॉइंट दशमलव का 0 का कॉन्सेप्ट, पाई का मान, तो ये सब गुप्त एम्पायर्स की क्या है अचीवमेंट्स थी। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ गुप्त से पहले अगर हम लोग देखें तो 1 सेकेंड, आर्यभट्ट ने, अगर हम लोग देखें उस टाइम के व्यक्ति, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आर्यभट्ट की, ठीक है, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसकी रचना आर्यभट्ट की। उसके अलावा सूर्य सिद्धांत,
सूर्य सिद्धांत और दशघितिका, दशघितिका यानी कि 0, दशमलव, पाई और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है। ये जो है पहली बार अगर किसी ने सिद्ध करके बताया कि चक्कर काटती है, यानी कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है कांस्टेंट है और पृथ्वी जो है चारों तरफ सूर्य के चक्कर काटती है। ये खोजने वाले कौन थे? वो थे आर्यभट्ट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक और व्यक्ति मिलते हैं हमको, वराहमिहिर। कौन मिलते हैं? वराहमिहिर। वराहमिहिर ने बोला था कि चंद्रमा जो है वो सेंटर में है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के, ठीक है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काटती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र में कौन है? सूर्य है, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ कौन काटती है? पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर कौन काटता है? चंद्रमा। तो ये बताने वाला कौन था? वराहमिहिर। और उसके अलावा एक और व्यक्ति था, ब्रह्मगुप्त। कौन था? ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने ये आइडेंटिफाई किया कि भारत, जिसे भारत का न्यूटन बोला जाता है, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था, यानी कि जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, जितने खगोल शास्त्र है, इन सबसे रिलेटेड इसने एक बुक लिखी, ब्रह्म सिद्धांत, जिसे भारत का न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक्सटेंसिव ट्रेन्स के बारे में हम लोगों ने गुप्तन आर्ट के बारे में बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।